सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंजॉय में। तो गाइस, आज हम क्लास 10th NCERT चैप्टर 1 जियोग्राफी का पढ़ेंगे। पहला लेसन नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका मतलब होता है संसाधन एवं विकास। तो गाइस, आगे लिखा है Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making. इसका मतलब होता है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। क्या आपको पता है? अगर आपको पता हो कमेंट में बताइए। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो हम आगे बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे लिखा है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड। इसका मतलब होता है गाइस, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है। आगे लिखा है इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है हम जो कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को मतलब उपस्थित है, इसका मतलब होता है। तो चलिए हमारा मतलब, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, ये देखिए जो एक फिगर बना है, इसका मतलब होता है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है ये जो फिगर है। चलिए हम बताते हैं इसके बारे में क्या है। फिजिकल इन्वायरमेंटल के बारे में ये आप लोग फिगर 1.1 देख रहे हैं ना, इसमें लिखा है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक प्रौद्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही सबका भाग बटा है। चलिए हम आगे चलते हैं क्या है। अब रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स के कितने पार्ट हैं और उसके कितने पार्ट हैं, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए रिसोर्स के दो पार्ट हैं, नेचुरल और ह्यूमन। संसाधन और नेचुरल मतलब प्राकृतिक और ह्यूमन मतलब मानवीय। फिर नेचुरल के दो पार्ट हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसको कहते हैं नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ह्यूमन के कितने पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। संरचनाएं एवं संस्थाएं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी मतलब होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। गुणवत्ता मतलब उसके गुण में क्या क्या होता है, वही सब है। अब रिन्यूएबल के दो पार्ट हैं, कॉन्टिन्यूअस और फ्लोज। एग्जाम्पल विंड एंड वाटर। अब बायोलॉजिकल में देखिए नेचुरल वेजिटेशन जो कि फॉरेस्ट में आता है और वाइल्ड लाइफ। अब नॉन रिन्यूएबल का देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, रिसाइक्लेबल एग्जाम्पल है मेटल्स, नॉन रिसाइक्लेबल एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। चलिए हम अब आगे देखते हैं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। इसका मतलब होता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिक और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। आगे लिखा है ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि मानव प्रौद्योगिक द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है डू यू नो थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाय मेनी। इसका मतलब होता है कि क्या अभी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं?
तो चलिए आगे लिखा है दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे लिखा है दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू अ रिसोर्स एंड यूज देम। इसका मतलब होता है वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ये लिखा है ना, दी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इसका मतलब होता है इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। चलिए हम देखते हैं। पहले लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब होता है समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशन एंड इंटरनेशनल। इसका मतलब होता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। लास्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल, डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिजर्व्स। इसका मतलब होता है विकास के स्तर पर आधार पर संभावित विकसित भंडार और संचित कोष। इसका मतलब होता है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है, इसी लेसन में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो ये लिखिए एक्टिविटी में लिखा है आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। इसका मतलब होता है प्रत्येक स्वर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। चलिए हम पहचान करते हैं, आगे पढ़ेंगे तभी पहचान कर में आएंगे। लिखा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए पहला है, हम कहते पढ़ेंगे ना ऑन द बेसिस ऑन ओरिजिन। इसका मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स में। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स मतलब होता है जैव संसाधन। अब देखेंगे जैव संसाधन में क्या क्या होता है। लिखा है These are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. इसका मतलब होता है इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि इसमें होता है। अगला है एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स मतलब होता है अजैव संसाधन। ये सब जो डिफिनेशन है इसकी ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का आता है। ये सब डिफिनेशन याद कर लेंगे तो आपको लोगों को आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। लिखा है इसमें all those things which are composed of non-living things are called biotic resource, for example rocks and metals। इसका मतलब होता है गाइस वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें और धातुएं जो कि हमारे देश में ही पाए जाते हैं। चट्टानें और धातुएं जो संसाधन निर्जीव वस्तु से, जैसे पत्थर उत्थर निर्जीव वस्तु से बने हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। अगला है लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है समाप्यता के आधार पर। लिखा है इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हो नवीकरण योग्य के संसाधन। मैंने आपको बताया था। इसमें लिखा है द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources। इसका मतलब होता है वे संसाधन जिन्हें भौतिक,
रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्व योग्य संसाधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है सोलर एंड वाइंड एनर्जी एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। देखिए सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटरफॉल इसके एग्जाम्पल हैं एक्सेट्रा इत्यादि। आगे लिखा है द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। इसका मतलब होता है इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, जो कि फिगर 1.2 पे है। चलिए जो हम फिगर 1.2 आपको दिखा रहे थे वहीं फिर चलते हैं। आपको फिगर एक बार दिखा देने, उसे ज़रूर याद कर लीजिए। मैंने आपको पहले बताया था, ये पेपर में आता है ज़रूर। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये फिगर आता है, इसमें लिखा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? आगे लिखा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब मैंने आपको बताया था अन्वीकरण योग्य संसाधन। इसका मतलब होता है अन्वीकरण योग्य संसाधन। इसमें आगे लिखा है दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। इसका मतलब इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। लिखा है आगे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। These resources take millions of years in their formation। इसका मतलब होता है इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जितने दिए एग्जाम्पल इसके, इनको बनने में बहुत लाख वर्ष लग जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं बनने में, जल्दी से बनते नहीं। तो आगे लिखा है some of the resources like metal are recyclable and some like fossil fuel can be recycled and get exhausted with their use। इसका मतलब होता है इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार के प्रयोग के ही साथ खत्म हो जाते हैं। उनके एक बार प्रयोग करो तो वो खत्म हो जाते हैं। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब होता है स्वामित्व के आधार पर। क्या होता है इसका मतलब? स्वामित्व के आधार पर। इसमें है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। हमें इस इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इस इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है व्यक्तिगत संसाधन। इसमें लिखा है दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है संसाधन निज व्यक्तित्व के स्वामित्व में भी होते हैं। आगे लिखा है मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट और ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब होता है बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित मतलब प्राप्त भूमि होती है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जैसे किसी के पास बहुत से किसान होते हैं, उनको सरकार द्वारा ज़मीन मिलती है तो उसका हर महीने या हर साल लगान चुकाते हैं। आगे लिखा है इन विलेज, गांव में देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी पीपल हु आर लैंडलेस। इनमें से गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। स्वामी मतलब बहुत लोग जिसके पास नहीं होती, और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, कहा ना, जिसके पास भूमि नहीं होती है। एंड अर्बन पीपल ऑन ओन प्लाट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, प्लेजर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल एक्सेट्रा। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप एंड इंडिविजुअल। इसके उदाहरण हैं मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन बाय योर हाउस होल्ड। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। उसको आप जैसे प्रैक्टिकल नहीं कहते वैसे कर लीजिए, बना लीजिए। बनाना तो वो न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बना लीजिए ज़रूर।
तो गाइस आगे है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज का मतलब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। चलिए इसमें देखते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब होता है ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज। आगे लिखा है इसका मतलब होता है विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड मतलब होता है गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब जैसे इत्यादि। ये जो है समुदाय जैसे इन पे कोई खेती होती नहीं की जाती, इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। आगे लिखा है पॉन्ड्स एक्सेट्रा, जहाँ पर तालाब है, जहाँ पर जैसे शमशान है, वहाँ कोई खेती नहीं कर सकते। समझ लो बंजर है, जहाँ हम कुछ खेती नहीं कर सकते उसे बंजर ही कहेंगे। लिखा है ना पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर द फैक्टो एसेसिबल पीपल लिविंग देयर। खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोग के लिए उपलब्ध है। जैसे जो शहर में रहते हैं उनके लिए खेल के मैदान सब उपलब्ध है उनके। अब अगला आता है नेशनल रिसोर्सेज। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे इतना बड़ा लंबा वीडियो। तो गाइस चलिए अब हम एंड करते हैं वीडियो। नेशनल रिसोर्स जो है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके कह दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।